गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो दोस्त, आज हम अपना सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के अंदर पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आज के सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स कंटेंट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि कोर्स कंटेंट क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने की हिस्ट्री क्या है, बस इतना। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे कैसे बना है और करंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पोजीशन क्या है और आपके सिलेबस में उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, यह समझना जरूरी है बिफोर कि हम उसको फॉर्मल स्टडी स्टार्ट करें। तो आज के सेशन में ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी। याद रखिए कि जो बच्चे मेरे साथ फेस टू फेस जुड़े हुए हैं अपना टाइम का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम टाइमली कोर्स को शुरू करेंगे, टाइमली हम पढ़ना शुरू करेंगे तो टाइम से खत्म कर पाएंगे। और जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, लाइव वाले बच्चे भी टाइम से ही रहेंगे। क्वेरी पूछने के लिए आप चैट पे लिख सकते हैं और मैं पढ़ के उसका रिप्लाई दे दूंगा। क्वेरी पूछना बहुत जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन को अपने अंदर रोकना मत। कोई भी अगर आप सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज आए तो उसको पूछ के जरूर हैंडल कर दें। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, ये हो गया आपका सीए इंटर न्यू कोर्स एडवांस्ड अकाउंटिंग। $100 मार्क्स। मैं हर चीज बताऊंगा आपको, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या मटेरियल आपको मिलेगा, ये सारी चीजें आपको यहां पे बता दी जाएगी। इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले पॉइंट पे मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में आपका सिलेबस क्या है, मतलब सिलेबस को में इंस्टीट्यूट ने रखा क्या है, और इसी को पॉइंट नंबर 1 में लिख रहे हैं। नंबर 1, सिलेबस ऑफ एडवांस्ड अकाउंटिंग। जो भी चीजें मैं यहां लिखूंगा आप उसको नोट जरूर करेंगे, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको क्लास के बाद भी आपके काम आएगा। हम और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन ये आपका बेस है जिस बेस पे आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो जो चीज मैं लिखूंगा आपको लिखना जरूरी है। हमने चैप्टर को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। वैसे थोड़ा बहुत रफ आइडिया आपको ही गया होगा कि सीए इंटरमीडिएट में अब सिर्फ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम कैसे डिवाइड करने हैं वो देखिए। ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्योर। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी प्योर और इम्प्योर होते हैं क्या? तो उसका थोड़ा सा आपको अभी टाइम लगेगा समझने में, मैंने प्योर क्यों लिखा है। दूसरा बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड चैप्टर्स। एंड सी, नॉन एस बेस्ड चैप्टर्स। ये 3 कैटेगरी में मैंने आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। अब एस बेस्ड चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो प्योर एस क्या है वैसे ही पता लग जाएगा। एस बेस्ड चैप्टर है दोस्त कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कंसोलिडेशन, एंड अमालगमेशन। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और जो चैप्टर्स भी हैं। जब मैं एएस बेस्ड चैप्टर की बात करूंगा
तो मैं उन एएस की बात कर रहा हूं जिससे बड़े बड़े सवाल आते हैं, 8 नंबर के, 12 नंबर के, 16 नंबर के। ये जो मैंने चैप्टर्स के आपको नाम गिनाए, इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। वैसे वो क्वेश्चन बनेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही, लेकिन मैंने इसमें चैप्टर्स में रख लिया क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जो टेक्निकली हमारे पास एस कवर होने वाले हैं, कैश फ्लो के लिए एस 3 1, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए एस 13, अमालगमेशन के लिए एस 14, कंसोलिडेशन में 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं, एस 21, एस 23 एंड एस 27। मतलब टोटल 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास ऐसे हैं जो चैप्टर में कवर हो जाएंगे। 6 एस यहां कवर हो जाएंगे। एस 23 और 27 भी मैं कंसोलिडेशन के साथ इसलिए जोड़ के चल रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस दिया है उसमें उन्होंने बोला है कंसोलिडेशन में वो सिंगल सब्सिडी वाले क्वेश्चन पूछेंगे अदर देन क्रॉस होल्डिंग। उन्होंने बोला क्रॉस होल्डिंग और चेन होल्डिंग नहीं पूछेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे जिसमें सब्सिडी भी हो, एसोसिएट्स भी हो और ज्वाइंट वेंचर भी हो। और ऐसे सवाल पुराने टाइम में जो सीए फाइनल ओल्ड कोर्स था जो 2020 में अभी खत्म हुआ था 21 में, उस सिलेबस में ऐसे भी क्वेश्चन आते थे जिसमें सब्सिडी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर तीनों हो और बोले करने के लिए सम्स। तो हम इसलिए तीनों स्टैंडर्ड को एक जगह बढ़ाएंगे आपको, और वो वाले 3-4 सम से वो भी करा देंगे। क्या पता इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में है वो कभी पूछ डालें, और वैसे भी उसको करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, तो रिस्क लेना ही क्यों है। तो टोटल 29 में से 2 स्टैंडर्ड तो डिलीट हो गए हैं, तो इफेक्टिव कितने बच गए? 27। 27 में से 6 इधर आ गए, तो और कितने बचे? 21। ये 21 वाले को मैंने कह दिया प्योर एस 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप बोलेंगे प्योर एस क्यों बोला आपने? इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका वो 4 नंबर से लेकर के मैक्सिमम 8 नंबर तक का होगा। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, इससे केस स्टडी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसका एग्जाम में आपको टैकल करना पड़ेगा। हाँ, जो एमसीक्यूज है वो तो कहीं से भी आ सकता है, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इसके अलावे आपके कोर्स में जिन चैप्टर का ए से रिलेशन नहीं है वो कौन कौन से चैप्टर हैं वो देखिए। बाईबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी फाइनल अकाउंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और ब्रांच अकाउंट। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके कोर्स में तो हैं लेकिन जिनका एस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वैसे ब्रांच के एक हिस्से फॉरेन ब्रांच में एस 11 का एप्लीकेशन जरूर आता है, लेकिन इसमें मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एप्लीकेशंस नहीं है। तो आपके 3 हिस्से में बट गए सिलेबस। एक उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जिनसे हमारे पास 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जहां पे हमारे पास 8 से लेकर के 16 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उन चैप्टर्स के जिनके ऊपर एस का कोई डायरेक्ट इंप्लीकेशंस नहीं है। हाँ, एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, तो उसकी बात तो हम अलग से कर ही रहे। तो ये आपका सिलेबस है, और अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, सिलेबस में क्या है, उसके स्टडी अप्रोच क्या होंगे, असेसमेंट के मेथड्स क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हिस्ट्री क्या हुई है, कैसे कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं फोर्स में, किन वजहों से हैं, किस पॉइंट पे हैं, ये सारी चीजें आपको मैं आज करवा दूंगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके क्लास का एक प्री सेशन है जिसमें आप एडवांस अकाउंटिंग के कोर्स का ओवरऑल पिक्चर ले सकते हैं, ताकि हम अगले क्लास से इसको बेहद अच्छे से कर सकें। अब कई बच्चे सोचेंगे फिर इस क्लास को करते ही नहीं है। अगर इस क्लास को नहीं करेंगे तो आगे कई चीजों में आपको कठिनाई आएगी। एक तो मैंने स्टैंडर्ड की सारी कहानी सुना देंगे इसमें, तो जब हमें स्टैंडर्ड की सारी कहानी सुना देंगे तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो वाला फिर मिसिंग रह जाएगा, क्योंकि अगले दिन से तो सिर्फ हम काम की बात करना शुरू कर देंगे। तो आपको ये
लेक्चर देखना बेहद जरूरी है, इसको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप गूगल ड्राइव पे देख रहे हैं, जो फेस टू फेस और लाइव में है वो तो भैया बंद गए, उनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन जो लोग गूगल ड्राइव देंगे उनके पास ऑप्शन होता है, वो देखेंगे कि भैया इसमें यही समझा है, चलो ये लेक्चर छोड़ो अगले लेक्चर से चल देते। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको इस लेक्चर को जरूर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप समझेंगे और उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। मेथड्स ऑफ स्टडी, मेथड्स ऑफ स्टडी। आप स्टडी कैसे करेंगे? एक हमारे पास रहेगा बच्चे क्वेश्चन बैंक। क्या रहेगा अपने पास? क्वेश्चन बैंक। देखिए क्वेश्चन बैंक आपका कैसा दिखेगा, आपके पास इसका प्रिंट आउट है, ये क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक हमारे पास हर चैप्टर के हैं, हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक आएगा। नए स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, थ्योरी क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए। क्या इंक्लूड कर दिए? थ्योरी। जैसे यहां देख रहे हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमने जो आपके क्वेश्चन बैंक हैं उसको डिवाइड किया है। क्या किया है? डिवाइड। कितने हिस्से में? 4 हिस्से में। कितने हिस्से में? 4 हिस्से में। हर चैप्टर में सबसे पहले आपको थ्योरी क्वेश्चंस दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है? थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरी क्वेश्चंस का एग्जाम में बहुत रोल नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्टडी मटेरियल को देखने के बाद कि 10 नंबर के थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन वो भी जो थ्योरी क्वेश्चंस होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड होंगे। इसका बेस क्या होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमने एक हिस्सा इसका कर दिया थ्योरी क्वेश्चन, ये सबसे पहले दिखेगा आपको। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा आएगा इसका, वो है अपने पास एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्योंकि कोर्स कंटेंट में 30% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपका दूसरा जो हिस्सा बनेगा वो किसका बनेगा? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका जो तीसरा हिस्सा बनेगा, जो इसमें आपको नहीं दिखेगा क्योंकि पहले वाले चैप्टर में है ही नहीं हो, पहले वाला चैप्टर पूरा थ्योरी है, तो इसका तीसरा वाला हिस्सा दिखेगा आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जिसमें कैलकुलेशन और केस स्टडी जाएंगी। क्या दिखेगा? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें क्या क्या नजर आएगा? कैलकुलेशन बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड। और जो आखिरी हिस्सा दिखेगा उसमें आएगा पास्ट पेपर्स। क्या आएगा? पास्ट पेपर्स। तो आप बोलेंगे पास्ट पेपर्स कहां से लाओगे? अभी तो ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, पेपर तो इसका May 24 में होगा, तो आपको पास्ट पेपर्स कहां से मिलेंगे? हम पास्ट पेपर्स जो पुराने कोर्स है उसमें जो जो रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां के उठा उठा के डालेंगे। समझ आ रही बात? और उसका सीक्वेंसिंग होगा। सीक्वेंसिंग से आपको यह पता लग जाएगा, किससे? सीक्वेंसिंग से, कि किस स्टैंडर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। क्योंकि 4-5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ दें, कितने? 4-5, तो बाकी पुराने कोर्स में भी थे, कुछ ग्रुप 1 में थे, कुछ ग्रुप 2 में थे, और जो 4-5 नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाले गए वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, वो सीए फाइनल में पहले पुराने सिलेबस में हुआ करता था। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमारे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत है, इसलिए मैंने कितने हिस्से में बांट दिया? 4। हम इसमें क्या क्या कवर कर रहे हैं? स्टडी मटेरियल का हर एक क्वेश्चन, चाहे वो आपको रेलेवेंट लगे या ना लगे। याद रखें, बिना स्टडी मटेरियल के प्रिपरेशन के एग्जाम में गए तो एग्जाम में पास होने की कोई गारंटी नहीं।
मेरे पास 1981 से इंस्टीट्यूट का स्कैनर पड़ा हुआ है। कब से? 1981 से लेके आज तक। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई भी क्वेश्चन, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया हो जो इंस्टीट्यूट के सोर्स में ना हो। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज स्टडी मटेरियल में ही हो, मैं सोर्स की बात कर रहा हूं। तो हम यूज करेंगे स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस जो पास्ट में जितने भी आरटीपी आए हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, उसमें जो हमारे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि जो चैप्टर हट गए वो तो हमारे लिए अब रेलेवेंट नहीं है, उनके क्वेश्चंस। जो मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किए हैं, एक अटेम्प्ट में 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है, कितने? 2। उनमें जो नए क्वेश्चंस दिखेंगे, ज्यादातर तो रेपिटेटिव रहते हैं, लेकिन अगर कुछ नया दिख गया तो वो, और पास्ट एग्जाम के पेपर्स। याद रखिए, पास्ट पेपर्स में आपको रेपिटेटिव क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं, क्योंकि मैं पास्ट पेपर एटलीस्ट 10-12 अटेम्प्ट का इसलिए कंपाइल कर रहा हूं यहां, ताकि आपको एक सीक्वेंस पता लग जाए। क्या पता लग जाए? सीक्वेंस। तो वहां पे रेपिटेशन भी दिख सकता है क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं स्टडी मटेरियल वाले आए हुए हैं, तो स्टडी मटेरियल में दिख जाएगा, फिर पास्ट में भी दिख जाएगा। हो सकता है एक ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 1 साल पहले आया था, फिर बाद में आ गया, फिर बाद में आ गया, तो हो सकता है वो 3 बार आपको दिखे, लेकिन मैं वहां नीचे ये लिख दूंगा कि ये उसी क्वेश्चन का क्या है? रेपिटेशन है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको चैप्टर का क्या पता लग सकता है? ट्रेंड। मेरी बात समझ आ रही है? हम कुछ हद तक ट्रेंड को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, ये बात मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद आपको मिलेगी एक थ्योरी बुक। कौन सी बुक? थ्योरी बुक। थ्योरी बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन रहेगा। बस आपको यही 2 बुक मिलेगी। आपके एग्जाम के लिए मेन बुक क्या है? क्वेश्चन बैंक। थ्योरी बुक एडिशनल रीडिंग के लिए है, क्योंकि जो थ्योरी उसमें लिखी रहेगी उसको हम यहां भी डिकम्पोज कराएंगे, लेकिन एडिशनल रीडिंग के लिए है, देख के भी अच्छा लगेगा। फिर आपको बाजार में ही बताना है कि भैया मेरे को 2 किताब मिलेगी, नहीं तो बोल देंगे एक ही देता है ना, तो उसका भी काम करना पड़ेगा। द मेथड्स ऑफ स्टडी में देखिए आपके पास में क्या क्या मिलने वाला है। एक है क्वेश्चन बैंक, सबसे पहली चीज क्या है? क्वेश्चन बैंक। ये आपका मेन बुक है। और आपका एग्जाम इसी से क्लियर होगा। आपका जो एग्जाम है उसी से क्लियर होगा, राइट। मैं एक दूसरी बुक भी आपको दूंगा, यह है थ्योरी बुक। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थ्योरी है, क्योंकि जिन चैप्टर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन नहीं है उनमें तो वैसे भी कोई थ्योरी होती नहीं, उसमें तो सीधा कैलकुलेशन समझाना है, राइट। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी बुक होगी। हालांकि इस थ्योरी बुक में जितने भी स्टैंडर्ड के टेक्स्ट रहेंगे उससे ज्यादा क्लास में आपको डिक्टेशन ही मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ये बुक आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है? टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पास्ट में इवैल्यूएशन से ये एनालिसिस है मेरे पास कि कई बार स्टूडेंट को आता भी रहता है और वो लिख नहीं पाता है, प्रेजेंट ही नहीं कर पाता है। तो अगर आप टेस्ट देते रहेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी। याद रखें, जिस दिन भी मैं टेस्ट रखूं उस दिन आना जरूर है, क्योंकि टेस्ट में कोई आना नहीं चाहता है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद आपको क्या और एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं? ऑडियोज, रिवीजन, ऑडियो रिवीजन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, सबकी कहानी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें लिखवा भी दूंगा, लेकिन कहानी तो कहानी होती है। आज तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी, कितनी याद है? 24 घंटे के अंदर धीरे धीरे दिमाग से निकलने लगता है। ऑडियो में क्या रहेगा? मैं रिकॉर्ड करके दूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
जैसे कहानी सुना देते हैं, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें हैं, इसका ये ट्रीटमेंट होता है। ये ऑडियो रहेगा। ऑडियो का यूज कब करना है ये ध्यान रखना। ऑडियो का यूज मेन टाइम में नहीं करना है। ऑडियो का यूज करना है आप ट्रेवलिंग में हैं, मेट्रो में बैठे हुए हैं, तो गाना सुनने के बजाय आप ऑडियो सुन सकते हैं। आपका टाइम यूटिलाइज हुआ। बोलो, किसी से आपकी लड़ाई होने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है, तब भी आप ऑडियो लगा लें, लड़ाई भी खत्म, दिमाग भी शांत। समझ आ रही बात? टीवी देखने में आपका समय वेस्ट होने के चांसेस है, तब आप ऑडियो यूज करें। समझ आ रही बात? गाना सुनने का मन कर रहा है, तब भी आप ऑडियो यूज करें। लेकिन आप बोलेंगे ये कर्कश आवाज सुन के दिमाग कौन सा शांत होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। मैंने बोला है कंप्यूटर वाले को थोड़ा कोई बढ़िया मशीन देना, ताकि बच्चों को लगे कुछ अच्छा बोला है ना, तो उसका आपको फायदा होगा। और इससे क्या होगा, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, क्योंकि है तो एक्चुअल में कहानी कोडिफाइड कहानी है, जनरल कहानी सुनने में मजा आता है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग में प्रेशर डालना पड़ेगा। समझ आ रही बात? लेकिन इससे चीजें रिमाइंड होती रहेंगी। और ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कितना होगा, जो बड़ा स्टैंडर्ड होगा उसमें 20 मिनट, जो छोटा स्टैंडर्ड होगा उसमें 10 मिनट। 10 मिनट में तो उसकी सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी, तो बहुत लंबा है भी नहीं कि आपको समय लगाना पड़ेगा, राइट। और जो आखिरी चीज आपको मिलने वाली है वो है वीडियो रिविजन्स। वीडियो रिविजन्स मेरी ओर से आपको इतना ही मिलेगा। इसके बाद जो करना है आपको खुद करना है। मेरे हिसाब से इतना बहुत, राइट। ऑडियो रिविजन्स का आप यूज हमेशा करते रहेंगे। इस महीने के एंड से मेरे ऑडियो रिविजन्स आपको मिलने लगेंगे। ऑडियो रिविजन इनक्रिप्टेड नहीं होगा, ये इनक्रिप्टेड नहीं होगा। इनक्रिप्शन समझते हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। ये मैं नॉर्मल दे दूंगा गूगल ड्राइव पे, आप अपने मोबाइल पे जब मर्जी हो तब सुन सकते हैं, राइट। वीडियो रिविजन्स भी इनक्रिप्टेड नहीं होंगे, वीडियो रिविजन्स भी इनक्रिप्टेड नहीं होंगे, ये भी नॉर्मल होगा। इसका यूज आपको एग्जाम के समय करना है। जैसे May 24 में पेपर है, तो इसका यूज आपको मार्च से स्टार्ट करना है। क्लियर है? अभी इसकी जरूरत नहीं है। टेस्ट पेपर हम 4-5 टॉपिक कंप्लीट होगा तो छोटे छोटे टेस्ट ले लेंगे, और बड़ा टेस्ट आपका एक रखेंगे मार्च के महीने में, और एक रख सकते हैं जनवरी के महीने में। अप्रैल के और मई के महीने में कोई टेस्ट की मुझे जरूरत नहीं लगती, क्योंकि एग्जाम के इमीडिएट आसपास टेस्ट देना भी नहीं चाहिए। वहां पे लोग बहुत डरे रहते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो एक मार्च के बिगिनिंग में टेस्ट कंडक्ट करेंगे, एक जनवरी के बिगिनिंग में फुल टेस्ट होगा, उससे आपके पूरे असेसमेंट का पता चल जाएगा। क्लियर है जी? और छोटे छोटे टेस्ट होते रहेंगे हर 3-4 चैप्टर खत्म होने के बाद। ये हो गया आपके मेथड्स ऑफ स्टडी का प्लान। अगला पॉइंट लिखिए, मेथड ऑफ असेसमेंट। मेथड ऑफ असेसमेंट इंस्टीट्यूट का काम है। मैं आपको समझा रहा हूं कि इंस्टीट्यूट आपको असेस कैसे करती है। थर्ड पॉइंट लिखिए, मेथड ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के मेथड कैसे हैं? यहां पे लिख सकते हैं बाय ICAI। सीए इंस्टीट्यूट आपका असेसमेंट कैसे करेगी? सीए इंस्टीट्यूट आपका असेसमेंट ऐसे करने वाली है। MCQs 30%। MCQ कितने? 30%। MCQs के बारे में हम डिस्कशन इधर करते रहेंगे, लेकिन मेरी एक बात को ध्यान से समझिए। MCQs 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2। एक होता है स्टैंड एलोन। सर स्टैंड एलोन ये क्या क्या नाम लेके आ गए हो आप? ये देखिए, इसको बोलते हैं स्टैंड एलोन। मतलब एक इंफॉर्मेशन है और उसमें एक ही क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं स्टैंड एलोन, जो अकेला खड़ा हुआ है। एक में एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैंड अलोन।
दूसरा आता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज। उसमें क्या होगा, एक पैसेज दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, पैसेज। आगे स्टैंडर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा, एक पैसेज दे रखा होगा और एक पैसेज पे 2, 3 या 4 एमसीक्यूज होंगे। ऐसे एमसीक्यूज को हम कहते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। क्या कहते हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। फाइनल में तो कई बार जब बड़े पेपर्स हुआ करते थे पुराने कोर्स में, इलेक्टिव वगैरह में, तो वहां पे एक केस स्टडी दे देता था और उसी केस स्टडी में से वो कहते थे कि अब आप 10 क्वेश्चन का आंसर करो। कितने का आंसर करो, 10। तो उसको हम कहते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। और हम दोनों तरीके के एमसीक्यूज करेंगे, स्टैंड अलोन भी और केस स्टडी वाले भी। चलिए, इसके बाद जो आपका दूसरा मेथड ऑफ असेसमेंट आएगा वो आएगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2 तरीके के होंगे, एक तो कैलकुलेटिव, एक क्या होंगे, कैलकुलेटिव, और दूसरे होंगे इवैल्यूएटिव। कैलकुलेटिव और इवैल्यूएटिव में क्या डिफरेंस है? कैलकुलेटिव वाला वो होता है जिसमें सिर्फ डेटा प्रेजेंट करना है। क्या प्रेजेंट करना है, डेटा। और इवैल्यूएटिव वो है जिसमें डेटा के साथ साथ क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन। उसको हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएटिव। ये दोनों तरीके के असेसमेंट आपसे करवाएंगे वो, राइट। अब जो डेप्थ का लेवल है वो इंस्टीट्यूट का, वो क्या है वो देखिए। इन्होंने कह दिया मेथड ऑफ असेसमेंट में एमसीक्यूज कितना परसेंट, 30%। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कैलकुलेटिव, इवैल्यूएटिव कितना परसेंट, 70%, राइट। अब देखो, नंबर 4, अगला पॉइंट लिखो, डेप्थ ऑफ नॉलेज। डेप्थ ऑफ नॉलेज, कितनी नॉलेज एक्सपेक्ट करती है इंस्टीट्यूट आपसे। यह बात स्टडी मटेरियल में नहीं लिखी है, प्रोस्पेक्टस में लिखा है। कभी आपको समय मिले, आप देखना चाहें कि मास्टर जो बोल रहा है वो सही है नहीं है, तो वेरीफाई कर सकते। कहां से, प्रोस्पेक्टस से। 3 तरीके के लेवल ऑफ नॉलेज वो सीएच से डिमांड करते हैं। एक होता है बेसिक एप्लीकेशन, जिसको कहते हैं कंप्रहेंशन। प्रोस्पेक्टस में टर्म क्या मिलेगा, कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन का मतलब होता है बेसिक एप्लीकेशंस। आप किसी भी पॉइंट का बेसिक एप्लीकेशन जानते हैं। दूसरा होता है एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। दूसरा क्या होता है, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। आपने जो चीज पढ़ा है उसको आप कहीं जाके अप्लाई कर देंगे, इसको क्या कहते हैं, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। और तीसरा होता है इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस का मतलब होता है हम किसी भी चीज को, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेज हों, उसको हैंडल करके रिजॉल्व कर देंगे। तो याद रखें, इंटरमीडिएट में इवैल्यूएशन और सिंथेसिस नहीं है, ये फाइनल में। इवैल्यूएशन और सिंथेसिस कहां है, फाइनल में। आपके पास जो एक्चुअल में उनका एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन है बेसिक एप्लीकेशन और एडवांस्ड एप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं। मेरी बात समझ आई? तो ये भी चीज लिख लो, क्योंकि पता भी तो रहे कि हम पढ़ रहे हैं, दूसरे की एक्सपेक्टेशन क्या है। पता लगा आप पढ़ कुछ और गए, वो पूछ कुछ और गए, मिसमैच हो गया। लो जी, बेसिक एप्लीकेशन।
एडवांस्ड एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। आपके कोर्स में कौन कौन सा है बच्चे? ये है, ये है, ये नहीं है। लिख चुके? और अब ये 4 पॉइंट्स आपको बस मुझे बताना था, और अब मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर। आप लिखें सबसे पहले चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन को पढ़ने से पहले आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हिस्टोरिकल इवेंट्स की जानकारी। डेबिट क्रेडिट भी उस फॉर्म में पहले से ही नहीं था जिस फॉर्म में आपने उसे देखा है, उसका भी समय के साथ ही इवैल्यूएशन हुआ है। कभी आपको इंटरनेट पे पढ़ने का अगर मन करेगा, अकाउंट की आप हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 95 ही 100 ईयर्स बैक तक की आपको हिस्ट्री मिलेगी। यानी पिछले 9500 साल की हिस्ट्री उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को नजर आ जाएगी, क्योंकि अकाउंट एक लैंग्वेज है किसका? ट्रांजैक्शंस का, और ट्रांजैक्शन से ही सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। अगर आप में से कभी किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने अलग अलग कॉइन्स के बनने की कहानी पढ़ी होगी। याद है? लोहे के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सब आपने पढ़े हैं, सुना तो है ही। लेकिन मन में सवाल ये नहीं आया क्या तब आपको स्कूल में पूछना चाहिए था टीचर से कि ये सिक्के बने क्यों? आखिर सिक्के और कैश हैं क्या? क्यों बनते हैं? क्या हमने कभी सोचा? जब भी कोई मुद्रा बनता है, एक्चुअल उसका जो ओरिजिनेशन हिंदी वर्ड है वो क्या है? मुद्रा। ये जो मुद्रा बनता है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के लिए बनता है। किसके लिए? एक्सचेंज को स्मूथ फैसिलिटेशन के लिए, स्मूथली कोई चीज एक्सचेंज हो सके, विनिमय हो सके। आपने पढ़ा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। समझ आ रही बात? बार्टर सिस्टम आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन बार्टर सिस्टम की साइड बारीकियों को समझा नहीं होगा, क्योंकि अगर समझे होते तो आपको अपने आप कैश का मतलब पता लग जाता। या आपने कभी किसी को बार्टर करते हुए देखा हो? आज भी आपको कई जगह पे बार्टर नजर आ जाएगा। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो वहां पे बार्टर को समझाना आसान होता है। शहरों में तो कोई बार्टर हो नहीं रहे। वहां पे आज भी किसी को अगर वेजिटेबल्स खरीदने हैं, सब्जी खरीदनी है, तो उसके बदले वो अनाज दे देता है। लेकिन आप देखेंगे अनाज और वेजिटेबल्स का क्वांटिटी बराबर नहीं होता। हो सकता है किसी की क्वांटिटी कम हो और किसी की क्वांटिटी ज्यादा हो, क्योंकि वस्तु विनिमय के अंदर जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी क्वांटिटी कम होती है, और जिसकी वैल्यू कम होती है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। मेरी बात समझ आ रही है? अब इस चीज को आराम से समझने की कोशिश करो, हिस्टोरिकली, और समझने की कोशिश करो। अब क्या होता है कि आपने वस्तु विनिमय करना है, एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज कैसे हो सकता है? आसपास के लोगों के बीच ही एक्सचेंज हो सकता है? बोलो।
ऐसा तो नहीं है कि मुझे किसी चीज को एक्सचेंज करना है तो मैं 5,000 किलोमीटर कुछ लेके जाऊं, फिर वहां से 5,000 किलोमीटर लेके आऊं, तो पता लगा जितने का वो सौदा था उससे ज्यादा तो भाड़ा में चला गया। बोलो ना दोस्त। समय के साथ धीरे धीरे जो एक्सचेंज है वो स्मूथ होने लगा, और एक्सचेंज के स्मूथनेस को फैसिलिटेट करने के लिए मुद्रा आने लगा। कॉइन्स क्या है? एक गोल्ड का कॉइन लेके गए तो उसकी वैल्यूएशन मान लो हो गई 70,000, तो आपने किसी को एक गोल्ड कॉइन दिया और वहां से 70,000 के गुड्स लेके आ गए। यानी इसने कॉइन्स ने क्या किए? ट्रांजैक्शन के स्मूथनेस की क्या कर दी? फैसिलिटेशन कर दी, बढ़ा दिया उसे। आज ही क्या होता है, आज तो कॉइन जो सिक्के हैं या जो फिर पैसा है हार्ड, उसका भी यूज घटता जा रहा है। आजकल आप जब भी जाते हैं, इवन आप फीस पे करते हैं, लाओ सर ऑनलाइन कर देते हैं, धराधर कर डालते हैं। वो भी एक तरीके का एक्सचेंज का ही मीडियम है। इसको डिजिटल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, डिजिटल करेंसी बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अभी आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की। तो हम चीजों को स्मूथली फैसिलिटेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? फैसिलिटेट। तो आप अपने आप ये समझ सकते हैं कि जब से मुद्रा है तब से तो ट्रांजैक्शन है ही। ये तो कॉमन सेंस है। बोलो ना दोस्त। आपने हिस्ट्री में जितनी भी मुद्राएं का डेवलपमेंट पढ़ा है वो तो सब के सब ये बात को डिपिक्ट करते हैं कि उस समय भी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, और ट्रांजैक्शन तो होंगे ही। इंसान की आदत ही है ट्रांजैक्शन करना। हर इंसान क्या करता है? जो धरती पे कम है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और जो ज्यादा है उसको छोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है, जो कम है उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर मान लो हिमालय पर्वत सोने का बना होता, किसका बना होता? सोने का, तो सोने का वही रेट होता जो कंक्रीट का रेट है आज। मेरी बात समझ आ रही है? हम किस चीज को रखने में अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं? जो कम है। मेरी बात समझ आ रही है? जब मैं दिल्ली पढ़ने आया था उस समय जिसके पास मोबाइल होता था वो मोबाइल को जेब में नहीं रखता था, वो हाथ में रखता था, या फिर कहीं भी गया तो आगे मोबाइल रख दिया, इतना बड़ा मोबाइल टावर क्या रहते एंटीना वाला रख दिया। क्यों? मेरे पास मोबाइल है। अब आजकल जिसके पास मोबाइल रहता है वो छुपा के रहता है, कोई देखेगा हमेशा मोबाइल देखता रहता है। मेरी बात समझ आ रही है? जिस चीज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी उसकी वैल्यूएशन हमेशा क्या होती जाती है? कम। और यही एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। तब से चल रहे हैं अकाउंट, अलग अलग फॉर्म में चल रहे हैं। 200 बिफोर क्राइस्ट तो चंद्रगुप्त के टाइम में आचार्य चाणक्य ने अकाउंट्स लिख दिया था। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। मेरी बात समझ आ रही है? तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में अकाउंट लिखे गए हैं। वेदों में अकाउंट के कई सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अब वेद कब बने हैं इसका तो कोई हिस्ट्री आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा। किसी को नहीं पता कि वेद कब बने और किसने लिखे, वहां भी मिल जाएगा। जब भी आपको सिविलाइजेशन चलाना है वहां पे आपको ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले क्या होता था, ये जो अकाउंट्स होते थे वो काफी कस्टमाइज्ड होते थे। क्या होते थे? कस्टमाइज्ड, बहुत ही लिमिटेड होते थे, उसका स्कोप बहुत कम था। धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गया, व्यापार बढ़ता गया, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई, वैसे वैसे अकाउंट्स का ओरिजिनेशन बढ़ता गया। और अकाउंट्स को बनाने वाले खुद ही एक मैथमेटिशियन थे। मेरी बात समझ आ रही है? कई बार बच्चे आते, सर मैं तो साइंस बैकग्राउंड से, मेरे अकाउंट समझ आएगा? तो आपको यह समझना है कि अकाउंट को बनाने वाले खुद ही क्या थे? मैथमेटिशियन। और वो एक मैथमेटिशियन नहीं थे, आप बहुत सारे लोगों के नाम है, मैं उन लोगों के नाम लेकर के आपका समय नहीं खराब करना चाहता। लेकिन जो इसकी ओरिजिनेशन हुई थी हिस्ट्री में, वो ओरिजिनेशन हुई थी LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपने पढ़ा होगा स्कूल में। बहुत सारे इक्वेशन आपने प्रूफ किए होंगे। बोलो। अब देखो इसी LHS इज इक्वल टू RHS को मैं लेजर बना देता हूं। ये लो, ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। आप प्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करो। ये मैथ है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसमें दो डंडे लगा दिए तो क्या बन गए? अकाउंट। बताओ क्या कोई भी ऐसा लेजर होता है जो टैलीड ना हो?
सारे लेजर टैलीड होते हैं, और अगर आपके लेजर टैलीड नहीं होंगे तो आपका फाइनल अकाउंट बनेगा नहीं। हाँ या ना? लेजर टैलीड होने का क्या मतलब? टोटल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ द राइट हैंड साइड। इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। और जहां पे LHS इज इक्वल टू RHS नहीं होता, वहां पे हम अकाउंट के बैलेंस निकाल देते हैं। उस अकाउंट में बैलेंस नहीं होता जो ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है, उसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनेगा, वो ईयर एंड जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते होते जीरो हो जाता है, तो वहां पे कोई लेजर बैलेंस नजर नहीं आएगा, वहां लेजर बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो। और जहां पे बैलेंस होता है उसको क्या बोल देते हैं? लेजर बैलेंस। और कहते हैं ये वाला जो बैलेंस है ना, ये इस साल रफा दफा नहीं हुआ। मेरी बात को समझना, जो लेजर बैलेंस है वो इस साल रफा दफा नहीं हुआ, इसलिए हम इसको बैलेंस में ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? बैलेंस में। और जो बैलेंस में ले जाते हैं उसी का नाम है बैलेंस शीट। शीट का मतलब होता है चिट्ठा। शीट का मतलब क्या होता है? चिट्ठा। और बैलेंस का क्या मतलब होता है? आर्थिक। इसलिए कभी हिंदी में पढ़ेंगे तो लिखा रहता आर्थिक चिट्ठा। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो चीजें सेटल नहीं हुई, क्या नहीं हुई? सेटल, उसका क्या बच गया? बैलेंस। उन बैलेंस को हम उठा के कहां रखते हैं? सीट में। वो सीट भी मैच हो जाती है। बैलेंस शीट भी हमेशा क्या होती है? मैच। इसलिए जब आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती थी तो आप बहुत परेशान होते थे। क्यों नहीं मैच हुई? इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हुआ। तो अकाउंट जो डेबिट क्रेडिट का करंट फॉर्म है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है। क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका डिफरेंट प्रेजेंटेशन किया। और टेक्निकली ये जो LHS इज इक्वल टू RHS यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट का आया। डेबिट का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, DR लिखते हैं ना, उसका मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड। CR लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है? क्रेडिट रिकॉर्ड। समझ आ रही बात? ये जो डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड की बात हुई है सारी, ये हुई है 1400 के सेंचुरी में। 1430 से लेकर के 1494 तक जाके कंक्लूड हुआ है। इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्टार्ट हुआ ये 1430 से, कंक्लूड होकर गया 1494 पे। इस बीच में कई लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किए, लेकिन जो लास्ट और ऑथेंटिकेटिव बुक रिसर्च आया वो लुका पेस्यूरी का आया था। इसलिए आपको बचपन में पढ़ा दिया गया होगा कि वही फादर ऑफ अकाउंटेंसी। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि उनका अथॉरिटेटिव वर्जन सबसे पहले आ गया था, बाकी लोगों के अथॉरिटेटिव वर्जन बाद में आए। लेकिन डेबिट क्रेडिट का जो दौर था वो 1430 से लेके कब तक चला है? 1494 तक, 1494 तक। उसके बाद उसको पॉलिश करने के लिए, अलग अलग फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारे इवेंट्स हुए यूरोप में। क्योंकि हिस्ट्री में मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे पहले डेवलपमेंट कहां शुरू हुआ? यूरोप से। मेरी बात समझ आ रही है? तो ज्यादातर जितनी भी चीजें हैं वो यूरोप में है। और अकाउंट के जो बेसिक लैंग्वेज है वो लैटिन से निकले हुए हैं। किससे निकले हैं? लैटिन से। मॉडर्न अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं। हिस्टोरिकल अकाउंटेंसी के अलग अलग फॉर्म्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे, लेकिन मॉडर्न अकाउंटेंसी का ओरिजिनेशन वहीं से हुआ है, लैटिन से। मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद इस अकाउंटिंग का विस्तार हुआ अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस है वो लेट 1800 सेंचुरी में हुआ है। 1769 से लेकर के 1789 का वो दौर था जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला। आप में से हो सकता है बहुत लोगों को यह ना पता हो कि अमेरिका भी यूके, फ्रांस और पुर्तगाल का गुलाम हुआ करता था। तो उनको इंडिपेंडेंस मिली है एक्चुअल में कब बोला मैंने? 1789 तक। लेकिन उसके बाद उन्होंने बिजनेस में सबसे धमाकेदार वापसी की। मेरी बात समझ आ रही है? बिजनेस में उनका फैलाव जितना हुआ उसको कॉम्पीट सिर्फ जापान कर पाए, जो अभी मैं आगे आपको थोड़ी देर में बताने वाला। उसके बाद क्या हुआ? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए। भाई वॉर में तो लोग ही मरते हैं और क्या होता है, और चीजों का नुकसान होता है। लोगों को ऐसे लगा कि दुनिया जो मंदी में गई है उस मंदी में सुधार आना बेहद मुश्किल है। लेकिन हुआ इसके जस्ट रिवर्स।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंप्लीशन के बाद जो फाइनेंशियल मार्केट्स था वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गया, दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से मजबूत होने लगी, ऐसा फील होने लगा लोगों को। लेकिन 1929 में, कहां पे, 1929 में आर्थिक मंदी आई। हो सकता है आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, वो आज तक की रिपोर्टेड सबसे बड़ी आर्थिक मंदी है वर्ल्ड इतिहास की, रिपोर्टेड, डॉक्यूमेंटेड। कभी आप पेपर में पढ़ेंगे, कहीं मिलेंगे तो अभी भी आपको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से वो बड़ा बड़ा पोस्टर मिल जाएगा, जिस दिन पूरे दुनिया का मार्केट क्रैश कर गया था। यह बात कब हुई? 1929 में। जब स्टॉक मार्केट 1929 में क्रैश कर गया, उसके बाद रेगुलेटर्स का मतलब जो लोग शासन चलाते, उनके दिमाग में आने लगा कि ऐसा हुआ क्यों, इतना बूम हुआ, इतनी सारी कंपनियां बनी, बिजनेस के इतने सारे ग्रोथ हुए, अचानक से क्या हुआ? तो उन्होंने कमेटीज बैठानी शुरू कर दी जांच की, क्योंकि सरकारों के पास कोई काम तो होता नहीं, अगर कुछ भी होगा तो बोलेंगे जांच बैठा दिया जी, जांच का रिपोर्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। कभी आप नाना पाटेकर के क्रांतिवीर मूवी देख ले तो आपको जांच का मतलब बढ़िया से पता लग जाएगा। उन्होंने बड़े तगड़े डायलॉग वहां पे लिखे। उन्होंने भी जांच बैठा दी, लेकिन अच्छी जांच बैठाई, क्योंकि बात थी एग्जिस्टेंस की। सरकारें तब काम करनी शुरू होती है जब उनको लगता है एग्जिस्टेंस ही क्राइसिस में ना आ जाए कहीं। जब तक एग्जिस्टेंस क्राइसिस में ना आए, बात को इग्नोर करते रहते हैं। मेरी बात समझ आई? दिल्ली में सरकार कब जागी? जब पानी आईटीओ के अंदर घुसने लग गया। उससे पहले सोच रहे थे चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ज्यादातर डिनाइल के मोड में होती है, लेकिन जब उसको लगता है बहुत झंझट हो गया तो इधर उधर भागना शुरू करती है। फिर उन्होंने बोर्ड बैठाए, क्यों हो रहा है ऐसा? तो ऑब्जर्वेशन ये मिला कि जितने भी बिजनेस हो अपने अपने हिसाब से अकाउंट करने, अकाउंट की कोई यूनिफॉर्म कोडिफाइड प्रैक्टिस तो है नहीं। भाई आप भी अकाउंट बना रहे हैं, आपको जो ठीक लग रहा है, वो बना रहे हैं उनको जो ठीक लग रहा है। अब बताओ, मैं अपना खाता खुद से लिखूंगा तो मैं कोई राजा हरिश्चंद्र का वंशज तो हूं नहीं कि मैं सब कुछ ठीक लिख दूंगा। लिखेगा कोई क्या? कोई अपने बारे में कभी अपनी बुराई करता है? कभी नहीं करता। सब अपने आप को अच्छा कहता है, सब अपना अकाउंट अच्छा ही लिखेगा। सब लोग कह रहे थे मैं तो ठीक ही लिख रहा हूं, अब क्यों हुआ मुझे क्या पता। तब गवर्नमेंट को लगा ऐसे तो चलेगा नहीं, बिजनेस तो लिप्स एंड बॉन्ड्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही है, अकाउंट का कुछ मतलब पता नहीं है, कंपनियां बंद हो जाती है, इन्वेस्टर के पैसे डूब जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तब गवर्नमेंट ने कहा अब एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? बनाना शुरू कर दो स्टैंडर्ड्स। अपने दिमाग में वर्ड नोट करो, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। क्या मतलब होता है? मानक। अब आप भी कई बार किसी को कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका, ऐसे नहीं बोल देते किसी को, वो आपको भी समझ नहीं आता स्टैंडर्ड क्या है, आप बोल देते हैं, बोलचाल की भाषा है। आप क्यों कहते हैं कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है? बोलो। क्योंकि आपके दिमाग में एक पैमाना सेट हो गया है कि जीवन जीने का यही एक तरीका है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर उससे कोई डेविएट करता हुआ दिखता है तो आप बोल देते हैं स्टैंडर्डलेस इंसान है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यह मानक है, हम एक पैमाना सेट कर रहे हैं कि आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। अगर आप इससे डेविएट हो गए तो हम मान लेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। मानक बनाने वाले ने मानक बनाए, इसके ऊपर हजार सवाल उठ सकते हैं, क्या मानक सही है? इसलिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिवाइज। क्योंकि कोई भी मानक इस संसार में स्टैटिक नहीं है। क्या नहीं है? स्टैटिक नहीं है। आपके हर सिद्धांत फेल हो जाएंगे। इवन आज तो यह हालात हो गए कि फिजिक्स के अपने ही लॉ फेल हो रहे हैं और साइंटिस्ट को लग रहा है फिजिक्स के भी लॉ दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने दुनिया को देख करके नियम बनाए हैं।
तो हमने जितना देखा है उतनी के नियम बनाए हैं, और जो हमने देखा ही नहीं, कल को हम कुछ और देख लें तो हमारे पुराने नियम फेल हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? आवाज में दम लाओ। अब अभी कह रहे बिग बैंग थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि उनके जितने भी बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स थे वो सब के सब इधर से उधर हो रहे। अब नए नए मॉडर्न टेलीस्कोप ऐसी चीजें देख रही हैं जो बिग बैंग थ्योरी को ही ओवरराइड कर रही है। हो सकता है 5-10 साल बाद आपको फिजिक्स के नियम अलग दिखने लग जाए। तो मानक तो समय के हिसाब से सेट किए जाते हैं। समय बदलेगा, चीजें बदलेंगी, तो मानक भी क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? बोलो, स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? मानक। मानक का क्या मतलब होता है? एक पैमाना जो क्या हो गया? सेट। अगर उससे आप डेविएट होंगे तो ये माना जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, तब तक जब तक कि हम मानक को ही रिवाइज ना कर। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक स्केल से भी तुलना कर सकते हैं। किससे? स्केल से। याद है स्केल से आप सेंटीमीटर नापते थे, आप लाइनें खींचते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये मानते कि स्केल पे जो चीजें लिखी है वही स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। जब आप स्कूल में थे मैथ्स में, तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करता था, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप ट्रेंगल बनाते थे, कोन बनाते थे, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतनी नॉलेज है भी नहीं। वो सारे माने हुए स्टैंडर्ड्स है, मानक है, इसलिए हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड्स भी क्या है? मानक है। सरकार ने कहा स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने अलग अलग बोर्ड्स के गठन करने शुरू कर दिए। स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे तो ठीक है, बनाएगा कौन? बनाएगा तो वही जो उसको जानता है। आवाज में दम लाओ। जैसे बहुत सारे क्रिटिकल डिजीज होते हैं, क्रिटिकल डिजीज के श्रेणी में जो डिजीज आते हैं आप देखेंगे वहां पे साइट्स पे लगा रहता है WHO के। तो जो क्रिटिकल डिजीज होते हैं उसमें कोई भी डॉक्टर बियॉन्ड द जो उसका मानक है उसके वो ट्रीटमेंट नहीं करेगा। आप अगर बोल भी देंगे ऐसा कर सकते, बोला कर तो सकते लेकिन मैं करूंगा नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि वो क्रिटिकल डिजीज के लिस्ट में। मेरी बात समझ आ रही है? वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वही फॉलो करेगा। तो वो जो मानक है वो भी एक्सपर्ट्स लोगों ने मिलकर बनाए होंगे, हाँ या ना? ऐसे ही यहां भी जो मानक सेट किए गए हैं वो भी स्टैंडर्ड लोगों ने मिलकर बनाए। बोर्ड बना, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारी मत्थामारी हुई, लेकिन एक्चुअल में कोई आउटकम निकला नहीं। उसके बाद शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या शुरू हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर दुनिया ऐसे ही इधर से उधर हिलने लग गई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया। आपने तो इतिहास में सब पढ़ ही रखा है, आप तो वैसे ही जानकार है, मुझसे ज्यादा ही नॉलेज होगी आपकी, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है, मुझे तो पढ़े हुए सालों हो गए। उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया? कोल्ड वॉर। बड़े दो पिलर्स दुनिया में खड़े हो गए, एक साइड से यूएसए, दूसरे साइड से यूएसएसआर। मेरी बात समझ आ गई? दो अलग अलग धुरी बन गई। जापान का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा का पूरा खात्मा हो गया एक तरीके से, उसके बाद उसने बिजनेस में बड़े धमाकेदार तरीके से कमबैक किया। और इतना धमाकेदार कमबैक उसका हुआ कि जिस अमेरिका ने बर्बाद किया था उसी अमेरिका में वो सारे अपने प्रोडक्ट जाके बेच आए। सोनी का भी नाम सुना होगा आपने, वो भी जाके वो अमेरिका में बेच आए। इतना बिजनेस का डेवलपमेंट शुरू हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो। तो जापान में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने लगे, अलग अलग कंट्रीज में डेवलपमेंट्स होने लगे। तब जाके 1966 में, मैं कब की बात कर रहा हूं? 1966, तीन कंट्री के इंस्टीट्यूशंस की आपस में कोलैबोरेशन हुई। कितनी कंट्री की? 3। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूके। इन 3 कंट्रीज के जो इंस्टीट्यूट्स थे उनका आपस में कोलैबोरेशन हुआ। अमेरिकन इंस्टीट्यूट
अब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA नाम सुना होगा आपने कभी। जो यूके के इंस्टीट्यूट्स हैं CA इंग्लैंड एंड वेल्स, और उसके अलावा कनाडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, इन तीनों के कोलैबोरेशन हुए और इस बात का निर्णय लिया गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के डायरेक्शन में काम स्टार्ट करना है। मेरी बात समझ आ रही है? ये रिसर्च प्रोजेक्ट चल ही रहा था तो एक नई मीटिंग और हुई जिसमें यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज थे, यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 कंट्रीज थी पहले। कितनी? 28। आज के डेट में 27 है क्योंकि ब्रिटेन का वहां से एग्जिट हो गया है। 2019 में उसका एग्जिट हो रहा था, तो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने अपने आप को अब हटा लिया है। तो अभी भी कितनी कंट्री है? 27। यूरोपियन यूनियन की ज्यादातर कंट्रीज, अमेरिका और कुछ और कंट्रीज के रेगुलेटर्स ने मिलकर यह डिसाइड किया कि एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं। क्या बनाए जाएं? बोलो मेरे साथ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 1971, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1971। 1971 में 2 कमेटी भी बनाई गई रिसर्च के लिए। किसके लिए? रिसर्च के लिए, कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। रिपोर्ट आने के बाद 73 में, कब की बात कर रहा हूं? 73 में एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का, किसका? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का बना दिया गया, ट्रस्ट बना दिया गया, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में। कहां पे है? लंदन में। यूनाइटेड किंगडम में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। उसका काम यह है कि दुनिया के लिए ग्लोबल इंटरेस्ट में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना और उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाना। 73 से लेकर के 2000 तक, 73 से लेकर के 2000 तक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। कितने? 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? इंटरनेशनल। उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। एक कंपनी थी एनरॉन, कभी आपको हो सकता है क्योंकि उसका लिक्विडेशन हो गया उसी समय, तो आप सिर्फ कहानियां ही पढ़ सकते हैं उसके बारे में। एक कंपनी थी एनरॉन, अमेरिकन कंपनी थी, और वो दुनिया की 100 बड़े कंपनी में उसका नाम था। फॉर्चून इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन है। क्या नाम है? फॉर्चून इंटरनेशनल। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल किए जाते हैं। उसमें जो 100 टॉप लिस्टेड कंपनी के नाम थे उसमें एनरॉन पिछले 7 साल से लगातार उसका नाम आ रहा था। समझ आ रही बात? उसके ऑडिटर थे ऑर्थर एंडरसन। कौन? ऑर्थर एंडरसन। ऑर्थर एंडरसन उस समय बड़े बिग 4 फर्म में शामिल थी, जैसे अभी प्राइस वाटर कूपर है, E&Y है। उस समय ऑर्थर एंडरसन का भी नाम था उसमें। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? उस कंपनी का अचानक से एक दिन लिक्विडेशन हो गया, कंपनी खत्म हो गई। कंपनी क्या हो गई? खत्म। सरकार को समझ नहीं आया, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चकाचक था, आज अचानक से क्या हो गया? सरकार ने जांच बैठा दी। सरकार का काम ही क्या है? आवाज में दम लाओ। सरकार का काम क्या है? जांच बैठाना। सरकार ने जांच बैठा दी, जांच बैठ गई। जांच का जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में यह लिखा गया कि इन्होंने डर्टी सरप्लस अकाउंटिंग बना दी। आपको अलग अलग नाम से अभी परिचित करवा रहा हूं तो आपके दिमाग में आ रहा है क्या सब हो क्या रहा है। आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नाम तो सुना है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होते हैं एनपीओ में, उसी को सरप्लस कहते हैं। तो आपको सरप्लस वर्ड भी समझ आता है? बोलो। लेकिन मैंने वर्ड यूज क्या किया? डर्टी सरप्लस। डर्टी का मतलब क्या होता है? गंदा। सरप्लस का मतलब क्या है? प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उसमें गंदगी भरी हुई थी, ये रिपोर्ट में लिखा गया।
अब आपके मन में सवाल आएगा, प्रॉफिट में गंदगी कैसे भरी जाएगी? जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट तो था, लेकिन एक्चुअल में नहीं था। जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट तो था, लेकिन एक्चुअल में नहीं था। क्योंकि अकाउंट, चार्टर अकाउंटेंट तो अकाउंट का मास्टर होता है ना, डॉक्टर होता है। वो ऐसे काट के प्रेजेंट कर देगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, अंदर पूरा साफ है। मेरी बात समझ आ रही है? जो और ऑडिटर्स थे उसके, और जो उसके मैनेजमेंट थे, उसने मिलकर के अकाउंट की विंडो ड्रेसिंग कर दी। क्या कर दी? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? आपको जो दिख रहा है एक्चुअल में वो नहीं है, हमने पूरा उसको चकाचक कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे स्टेज पे जब कोई कलाकार आता है तो उसको पूरा पेंट कर दिया जाता है, वो होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। अगर आप उसको नॉर्मल का भी देख ले तो हो सकता है गिर जाए, आपको लगे पता नहीं कहां से ये एलियंस आ गया, लेकिन वो दिखाया कैसा जाता है। इस तरीके से अकाउंट को पॉलिश कर दिया, खत्म, कंपनी खत्म, सारी बात खत्म। सरकार ने कहा इससे भी काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट की एक बड़ी खराब आदत होती है, अपने ऊपर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। उन्होंने आके कह दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मजबूत नहीं है, लग रहा है इसको और मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी की रिस्ट्रक्चरिंग हुई। क्या हुई? रिस्ट्रक्चरिंग, और बन गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या बन गए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मेरी बात समझ आ रही है? जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, क्या बना? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स बनने लग गए उसका नाम हो गया IFRS। उसका नाम क्या हो गया? IFRS। 2000 तक जो स्टैंडर्ड्स बने उसका नाम क्या था? IAS। अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा क्योंकि ये सब आपके कोर्स में है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2000 के बाद जो बने उसका नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। एक्चुअल में वो दोनों IFRS ही हैं, हम उनको IFRS के नाम से ही बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? IFRS के नाम से ही बुलाते हैं। मेरी बात आपको समझ आ गई? अब हम फिर दोबारा वापस हो जाते हैं हिस्ट्री में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने लगा तो बहुत सारी कंट्री ने कहा झंझट ही नहीं रखना, वो बना ही रहे, सीधा अप्लाई कर डालो। कौन अपना खर्चा करे, कौन झंझट करे? जैसे पाकिस्तान है, वहां पे सीधा IFRS लगता है, बोर्ड ने बनाया, उन्होंने लगा दिया, झंझट नहीं करना चाहिए। इंडिया में अपने यहां ज्ञानी लोग बहुत होते हैं, उन्होंने कहा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इंटरनेशनल बाउंड्री को सोच के बनाया है, हम उसको ऐसे ही इंडिया में अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है यहां के बिजनेस की ग्रोथ रुक जाए, दिक्कतें हों। इसलिए 21 अप्रैल 1977, याद कर लो कौन सी डेट? 21 अप्रैल 1977 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CA इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट किया कि आप एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 21 अप्रैल 1977 को CA इंस्टीट्यूट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बन गया। क्या बन गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और सरकार ने इंस्टीट्यूट को इंस्ट्रक्शन दी। किसको इंस्ट्रक्शन दी? इंस्टीट्यूट को, कि अब आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ो। जो इंडिया के रेवेन्यू कानून हैं वो आप पढ़ते ही हो, जानते ही हो, और पढ़ो। जो दुनिया में और स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं उसको भी पढ़ो, और इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ। मेरी बात समझ आई? 21 अप्रैल 1977 से इंडिया में फॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के काम की शुरुआत हो गई। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम किसके पास है? CA इंस्टीट्यूट के पास। मेरी बात समझ आ रही है? तब से लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं। बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब मैं आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम और छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस बता रहा हूं। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बताया? बोलो मेरे साथ। AS1। क्या नाम है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज।
अकाउंट बनाने की जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज आप समझते हैं, वैसे हमारे ऊपर इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है, वहां पे पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? आपसे कोई कह देता है कैसे पढ़ते हो सुबह, क्यों? ये मेरी पॉलिसी है। काम करने के तरीके को क्या कहते हैं? पॉलिसी। बाकी डिटेल पढ़ेंगे इस 5 में। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज किसी भी बिजनेस का मेन है, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है कैश फ्लो का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। समझ आ रही बात? चौथा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है कि बैलेंस शीट डेट के बाद भी अगर कुछ इवेंट्स हो जाएं तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। पांचवा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही पॉलिसीज वाला बना है जो मैंने आपको बताया अभी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 पुराने जमाने में 2016 तक हुआ करता था डेप्रीशिएशन का। किसका? डेप्रीशिएशन का। अब डिलीट कर दिया, अब नहीं है वो। आप बोलेंगे कि आप डेप्रीशिएशन पे स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ही आ गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बनाया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। किसका? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जब हम ठेका ले लेते हैं किसी का कोई भी चीज बनाने के लिए, तो हम अपने रेवेन्यू को कैसे बुक करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर कैसे बुक करेगा? अपनी बिल्डिंग खुद बनवा रहे हैं वो नहीं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? कहां गया? एस 7 में। एस 8 हुआ करता था पुराने जमाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। किस पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अब नहीं है, वो डिलीट हो गया। उसका प्रोविजन अब इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड बन गया, उसमें मर्ज हो गया। समझ आ रही बात? तो एस 6 और एस 8 क्या हो गए? डिलीट। एस 9 बन गया रेवेन्यू रिकग्निशन का। किसका बना? रेवेन्यू रिकग्निशन। सेल्स करते हैं तो क्या नियम होंगे उसको दिखाने के। 10th नंबर स्टैंडर्ड बन गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहां जो भी आपको दिख रहा है सब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। ये बिल्डिंग दिख रही है, बोलो। वो कैमरा दिख रहा है, दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? इधर देख रहे हो, कह रहे दिख रहा है। कैमरा दिख रहा है, एयर कंडीशनर दिख रहा है, वेकम्स दिख रहे हैं, देखो कंप्यूटर दिख रहा है, माइक दिख रहा है, बोलो ना। फर्नीचर दिख रहा है। आपको फीस ज्यादा देनी चाहिए, देखो कितने खर्चे लगे हुए। ये सारे क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। समझ आ रही बात? ए से 11 बना दिया फॉरेन एक्सचेंज पे। ये मैं ब्रीफ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आइडिया आए कि एक्चुअल होता क्या है। नहीं तो ज्यादातर बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आता है। मैंने देखा है पास्ट में कुछ नहीं समझ आता, वो बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। ए से 11 होता है फॉरेन एक्सचेंज का। इंडिया के बाहर से कोई चीज खरीद लोगे बेचोगे, इंडिया के बाहर से कोई लोन ले लोगे लोन दे दोगे, इंडिया के बाहर से कोई एसेट खरीद लोगे बेच दोगे, तो बताओ ट्रांजैक्शन इंडियन रुपी में होगा या अदर देन इंडियन रुपी में? अमेरिका में जाके गांधी जी दिखाएंगे, हंसेगा नहीं कोई। वो बोलेगा मैं ये ले क्या करूंगा इस रद्दी को, चलेगा क्या वहां? उसको क्या चाहिए? डॉलर। आपके पास क्या है? रुपए। तो क्या करेंगे? अमेरिका में जाकर के अब कटोरा हाथ में ले लेंगे। भाई मेरे पास तो रुपए, अब कुछ मिल नहीं रहा, भूख से हालत खराब है, लाओ अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, ईसा मसीह के नाम पे कुछ दे दो। क्या ऐसा करेंगे? नहीं, एक्सचेंज बने हुए हैं, रुपए जमा कर दो डॉलर ले लो। बोलो ना दोस्त। तो फॉरेन में ट्रांजैक्शन होगा, क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सरकारी ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, नाम सुने आपने? सरकार अनुदान देती है। मैंने क्या वर्ड यूज किया है? ग्रांट। एक होता है दान और एक होता है अनुदान, दोनों में अंतर समझना। चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान। ग्रांट का मतलब क्या होता है? अनुदान। चैरिटी में क्या नहीं होता? कंडीशन। ग्रांट में क्या होता है? कंडीशन। सरकार जो आपको दे रही है वो क्या है? ग्रांट। और आप मंदिर में जो 1 रुपए दे के 2 रुपए वापस ले रहे हैं वो क्या है? चैरिटी। वो क्या है? चैरिटी। उसको क्या बोलते हैं? दान। इसको क्या बोलते हैं? अनुदान। इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बना दिया इन्वेस्टमेंट पे। आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, किसी का डिबेंचर खरीद लेते हैं, किसी का बॉन्ड खरीद लेते हैं, बोलो ना। तो ये जो अलग अलग जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बना दिया अमालगमेशंस पे। अमालगमेशंस का मतलब 2 कंपनियां जुड़ गई, बोलो। जैसे अभी आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हो गया,
बहुत सारे और भी मर्जर के केसेज है, जब वहां करेंगे तो आपको बताएंगे। वैसे उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लग रहे क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, वो आपको बाद में पता लग जाएगा कि कहां पे क्या लग रहा है। तो इसके ऊपर क्या बना दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 बना दिया एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे। पहले वो कोर्स में नहीं था, अब आपके कोर्स में एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी है। यहां पे मैं आपको एक्चुरियल कैलकुलेशन भी सिखाने वाला हूं। मतलब आप ये समझो कि एक्चुरियल साइंस की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके पास कभी कोई LIC एजेंट आया? अभी नहीं आया है, आगे आ जाएगा। जैसे उसको पता लग जाएगा कि अभी कमाने लगे हैं डेली, सर LIC करवा लीजिए। और वो जैसे आप LIC करवा लीजिए, आपने बोला कैसे होगा, क्या लगेगा प्रीमियम, एज बताओ, ये बताओ, फटाफट डाल इतना प्रीमियम। आपको क्या इंटेलिजेंट है, तो उसने कुछ थोड़ी बनाए, वो किसने बनाए, एक्चुअली ने बनाए। किसने बनाए, एक्चुअली ने। तो एक्चुरियल कैलकुलेशन होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में प्रोविडेंट फंड का नाम सुना है? नाम सुना है? सिर्फ नाम ही करो, बाकी चीज तो हम वहां पढ़ ही लेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। आपने प्रोविडेंट फंड का नाम सुना है? पेंशन का नाम सुना है? ESI का नाम सुना है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं उनके पास कार्ड होता है, कोई भी दिक्कत हुई चले गए, अगर छींक भी आ गई तो हॉस्पिटलाइज हो गए। ESI बोलो। ग्रेच्युटी का नाम सुना है? नाम की बात कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। नाम तो सुना है ना, ग्रेच्युटी। लीव इनकैशमेंट, छुट्टी के दिन भी काम पे गए तो उसके भी पैसे मिल गए, सुना है? ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां पढ़ेंगे, AS 15 में। AS 16 में बताया बोरोइंग कॉस्ट्स। बैंक से लोन ले लेते हैं, बोलो, लोन लेते तो ब्याज देते हैं, हाँ या ना? ब्याज को क्या करें, खर्चा माने या एसेट? आप बोलेंगे खर्चा ही मानेंगे, एसेट क्यों मानेंगे? बोलो ना दोस्त, आप तो यही सोचेंगे ना, खर्चा ही मानेंगे, एसेट क्यों मानेंगे? अब मैं आपको बदल देता हूं सिचुएशन। आपको बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए आपने लोन ले लिया, उस पे ब्याज दे रहे हो, तो अब बताओ उसको क्या मानेंगे? वैसे तो आप ये समझते ब्याज खर्चा है, लेकिन यहां तो फंस गए, बोर्ड वाले भी फंस गए थे। अब वहां पे कैपिटलाइजेशन का है पॉइंट, ये हम पढ़ेंगे वहां पे कि कब इंटरेस्ट एसेट में जुड़ेगा और कब PL में जाएगा। समझ आ रही बात? सेगमेंट रिपोर्टिंग AS 17 बनाया। किसका बनाया? सेगमेंट रिपोर्टिंग। एक कंपनी के बहुत सारे काम होते हैं, एक ही काम तो नहीं होते, हर काम में प्रॉफिट लॉस बराबर तो नहीं होता। तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा है और कौन सा खराब है, किससे फायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है? अब मैं तो सिर्फ आपको ही नहीं पढ़ा रहा हूं, बोलो। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद IFRS का पढ़ाऊंगा पोस्ट क्वालिफिकेशन वाले को, कल फिर सुबह फाइनल वाले को पढ़ाऊंगा, हाँ या ना? तो मेरे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं, हर सर्विसेज के रिस्क रिटर्न अलग हैं। आपको कैसे पता लगेगा, दुनिया को कैसे पता लगेगा? सेगमेंट रिपोर्टिंग करा दो। रिलेटेड पार्टी, कौन सी पार्टी? रिलेटेड। होल्डिंग सब्सिडियरी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, सब्सिडियरी एसोसिएट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, डायरेक्टर ने अपनी ही कंपनी से लोन ले लिया जी, अपने ही कंपनी से सामान खरीद लिया। अब बताओ, मुकेश अंबानी रिलायंस से कोई ट्रांजैक्शन करे तो उसको कोई रोकने वाला है? वो पैसे दे या नहीं दे उसका कोई क्या कर लेगा? किसी एम्प्लॉय की हिम्मत होगी उससे कभी बोल दे कि सर आप पे उधार है? हिम्मत है? सरकार कहती है हम हिम्मत देते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा, ऑडिटर पूछेगा बताओ क्या हुआ, तुमने लोन लिए थे, हाँ बताओ क्या हुआ, उसका ब्याज भरे, वापस किया कंपनी को, नहीं किया, रिपोर्ट कर रहे हैं सरकार को। मोदी जी चलाएंगे डंडा, हम तो नहीं चला सकते, वो तो चला सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? क्या बना दिया? रिलेटेड पार्टी। लीज, आजकल तो कपड़े भी लीज पे मिल रहे हैं। कृष्णाष्टमी आने वाला है, बोलो आने ही वाला होगा ना, अभी आ जाएगा, नहीं आने वाला होता कोई, कुछ दिन में आ ही जाएगा। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हम ले आते हैं किराए पे, नहीं आजकल लोग कहते 50 रुपए भी क्यों लगाने, 10 रुपए किराए पे ले आओ। आप भी स्कूल में गए होंगे कई बार, सेंटा के ड्रेस ले आए, किसके ऊपर?
किराए पे। आजकल तो इंसान ही किराए पे, मोबाइल किराए पे, लोन ले लिया मोबाइल के, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। बोलो ना बच्चे, हर चीज किस पे? किराए पे। लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बना दिया। अर्निंग पर शेयर, कमाने की रफ्तार क्या है कंपनी की? अर्निंग पर शेयर क्या कहता है? पर शेयर कमाने की रफ्तार क्या है, यह बताओ। कहां पढ़ेंगे? एस 20 में। एस 21 बना दिया, होल्डिंग है, सब्सिडी है, दोनों का खाता जुड़ेगा कैसे? क्या बना दिया? एस 21। एस 22 बना दिया, अकाउंट चलता है एक्रूअल बेसिस पे। किस बेसिस पे? एक्रूअल। और टैक्स चलता है एक्चुअल बेसिस पे। टैक्स कहता है खर्चा हुआ, पेमेंट दिया, तब तो हम अलाउ करेंगे, पेमेंट नहीं दिया अलाउ नहीं करेंगे। अकाउंट कहता है खर्चा हो गया, पेमेंट दिया या ना दिया खर्चा आ जाएगा। तो अकाउंट में जो ट्रीटमेंट और टैक्स में जो ट्रीटमेंट है, दोनों में अंतर है या नहीं है? बोलो। दोनों का रिकंसिलिएशन करने के लिए एस 22 बना दिया। समझ आ रही बात? एस 23 बना दिया। एक तो होती है सब्सिडी। सब्सिडी किसे कहते हैं? जिसमें हमारा कंट्रोल हो। जैसे आपने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, तो कंपनी आपकी सब्सिडी बन गई। उस कंपनी में 5 डायरेक्टर है, 3 आपके लोग बैठे हैं, तब भी वो कंपनी आपकी सब्सिडी बन गई। बोलो। 3 आपके ही डायरेक्टर बैठे हैं, तो जो आप सोचोगे वही होगा ना, दमी नहीं आवाज में। तो सब्सिडी के लिए बना दिया एस 21। और एक दूसरा भी होता है, एसोसिएट्स बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एसोसिएट। मित्र है, मित्र। सब्सिडी को आप बच्चे बोल सकते हैं। अभी आपके पापा का फोन आ जाए, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, उठो अभी, अभी उठो यहां से। आप चुपचाप उठ जाएंगे? कुछ बोल सकते हैं? नहीं। अभी आपके भाई का फोन आ जाए, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, उठो। क्यों? तुम्हें क्या लेना देना है? बोलो ना दोस्त। और फिर वो आराम से बोले, अभी आज नहीं पढ़ते तो क्या, मेरा बर्थडे था। अच्छा ठीक है भाई, अभी आ रहा हूं। बोलो। एसोसिएट से बात मनवा सकते हैं, और सब्सिडी में बात माननी पड़ेगी। समझ आ रही बात? जहां पे स्टेक 50% से कम होता है और 20% या उससे ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एसोसिएट्स। तो उनके लिए अलग से एस बना दिया, एस 23। समझ आ रही है बात? फिर आगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, व्यापार जो बंद होने की कगार पे। व्यापार जो क्या है? बंद होने के कगार पे या हो रहा है, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जब आप छोटे रहे होंगे, हो सकता है आप ना भी देखे हो, क्योंकि आप तो बहुत छोटे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कभी देखी है आपने? हो सकता है किसी ने देखी हो, किसी ने ना देखी हो। आजकल कहीं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखती है? आजकल चकाचक टीवी। बोलो। एलईडी। अब 3D में आ जाओ, 3 डायमेंशन। कुछ दिनों के अंदर 4D भी आ जाएगा। वो तो अभी तक साइंटिस्ट रिसर्च ही नहीं कर पाए, 4D को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। कई बार टाइम मशीन बनाए, फेल हो गए। तो उसके बाद 4D भी आने लगेगा, जब आप पास्ट में भी जा सकते हैं और फ्यूचर में भी। अभी उसी पर काम कर रहे हैं, वो समय को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको चौथा डायमेंशन कहते हैं। 3 डायमेंशन तो कंट्रोल में, चौथे डायमेंशन को कंट्रोल में लगे हुए हैं। तो अब वो चकाचक आ गया। तो बताओ, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, उसका व्यापार खत्म हुआ या नहीं? बोलो। तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। धीरे धीरे ऑपरेशन क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यू। ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो कैसे बताओगे लोगों को? मेरी बात समझ आई? एस 24 बना डाला, एस 25 बना डाला। बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज है। एनुअल अकाउंट कितनी बार में बनता है? 1 साल में 1 बार। बोलो ना, साल में 1 ही बार तो बनता है एनुअल अकाउंट, हाँ या ना? अभी किसी को इन्वेस्ट करना है रिलायंस में, तो क्या 1 साल इंतजार करे? सेबी ने कह दिया नहीं नहीं, ये बहुत लंबा समय हो जाएगा,
हर 3-3 महीने पे अकाउंट बनाओ। कंपनी ने कह दिया हम तो पागल हो जाएंगे, यहां तो एक एनुअल अकाउंट बनाने के लिए 6 महीने मिल रहे हैं, आप कह रहे 3-3 महीने पे अकाउंट बनाओ, कैसे बनाऊं? उन्होंने कहा अनऑडिटेड, ऑडिटेड नहीं कह रहा हूं, अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन दो। इसको कहते एंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3-3 महीने पे लिस्टेड कंपनियों को इंडिया में रिपोर्ट देना पड़ता है, पेपर में छपते हैं। वो कहां पे छपते हैं? पेपर में। उसके ऊपर एस 25 बना डाला। इंटेंजिबल्स, जो दृश्य है, जो दिखता है, उसको क्या कहते हैं? टेंजिबल। टेंजिबल के ऊपर एस कौन सा था? 10। मैंने बोला आपको दिख रहा है, तभी मैं बोल रहा था देखो, क्योंकि अभी मुझे अब आपको यह बताना है, आंख बंद करो और सोचो। जो विजिबल है वो क्या है? टेंजिबल। जो विजिबल नहीं है वो क्या है? इंटेंजिबल। वो क्या है? इंटेंजिबल। आप बोलेंगे सर जो विजिबल नहीं उसका क्या फायदा है? अभी बता देता हूं, देखो मैं बोल रहा हूं, बोलो ना, इसमें क्या है? सोचने लगते हैं कि आप पूछ दिया सवाल। मैं बोल रहा हूं तो बोलने से साउंड वेव निकल रहा है, इस साउंड वेव को ये माइक कैप्चर कर रहा है। बोलो, वो कैप्चर जाके कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। मैं जो यहां बोल रहा हूं कैमरा कैप्चर कर रहा है, मेरे बॉडी मूवमेंट को भी कैप्चर कर रहा है, वो जहां के यहां पे स्टोर हो रहा है। बोलो, अब ये क्लास बन जाएगी, हजारों हजार लोग इसे खरीदेंगे। क्या ये विजिबल है? क्या मेरा साउंड विजिबल है? आपको दिख रहा है साउंड वेव, लेकिन कैप्चर तो हो रहा है। क्या ये इंटेंजिबल है या नहीं है? क्या इसका बेनिफिट है या नहीं है? हाँ या ना? ये इंटेंजिबल्स है। ये क्या है? इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स ही दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और अगर आप कभी सोचेंगे, वैसे मैं आपको सोचवाऊंगा जब ये 26 पर आऊंगा, क्योंकि अपने आप तो आप सोचने को तैयार नहीं होते, दिमाग को आपने स्थिर कर दिया है एक जगह। कौन झंझट करेगा? जैसे कई बार किसी को नहीं देखते हो, कुछ दिक्कत आ गई, छोड़ो सर में दर्द हो रहा है, छोड़ो, कौन झंझट करेगा। हम दिमाग को एकदम रेस्ट मोड में रखना चाहते हैं। अगर मोबाइल पे भी कुछ देखते हैं तो शॉर्ट्स देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स 1 मिनट के होते हैं। कोई वीडियो देखने में तो समय लगेगा, कौन दिमाग पे जोर डालेगा? फटाफट बताओ, कोई चीज समझ आ जाए, दिमाग ना लगाना पड़े। जब तक दिमाग पे असर पड़े, जब तक उससे गामा वेव दिमाग में बने, उससे पहले बात खत्म हो जाए। आप दिमाग के मूवमेंट को जानते हैं ना? दिमाग में भी 4 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। ईसीजी का नाम सुना है? ईसीजी। ईसीजी होता है चेस्ट का, समझ आ रही बात? तो डॉक्टर उसमें भी वेरिएशंस निकालते हैं। और दिमाग का होता है ईजीजी, समझ आ रही बात? उसमें भी वेव्स निकलते हैं। और वो वेव्स के 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अल्फा, बीटा, गामा और एप्सिलॉन। और उसकी कहानी कभी बाद में सुनाएंगे, 26 पर आते हो। तो आप दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते, कुछ भी ना करना पड़े, फटाफट हो जाए। लेकिन आप अगर सोचो ध्यान से, तो अपने ही आपकी जो भी 18-20 साल की एज होगी, आप देखेंगे हर चीज बड़ा से छोटा होता जा रहा है। नहीं हो रहा है क्या? पुराने जमाने में कंप्यूटर एक पूरा कमरा भर गया, अब कंप्यूटर का हाल देख लो। मोबाइल, अब एक पर एक मोबाइल आ रहा है, हाँ या ना? अब तो एलन मस्क का भी जिंदा है, पृथ्वी पे कुछ भी हो सकता है। उसने चिप बना दी है, बोले जो पागल है अब वो पागल रहेगा ही नहीं, उसके दिमाग में चिप डाल देंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। अभी वो कह रहे हैं इसका यूज साइंटिफिक पर्पस से होगा, कल को वो बिकने लग जाएगा। जिसके पास पैसा होगा, दिमाग कमजोर होगा, वो चिप लगवाएगा दिमाग। चिप का ट्रायल कंप्लीट हो गया। तो हर चीज बड़ा से क्या हो रहा है? छोटा, और छोटा से हो रहा है इनविजिबल। आज सारी दुनिया किससे कनेक्टेड है? फाइबर से, इंटरनेट से। क्या इंटरनेट आपको दिखता है? सिर्फ आप www डाल देते वर्ल्ड वाइड वेव, बस हो गया। ये जो वर्ल्ड वाइड वेव है, ये वेव तो सारी दुनिया में ही घूम रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? लेकिन आज अगर इसमें जरा सा डिस्ट्रक्शन हो जाए तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। समझ आ रही बात?
इंटेंजिबल लगातार ताकतवर हो रहे, इसलिए इंटेंजिबल के स्टैंडर्ड्स को भी ताकतवर बनाया जा रहा है। उसके बाद होते ज्वाइंट वेंचर्स, नाम सुना होगा आपने, ज्वाइंट वेंचर्स का नाम सुना है? एक मालिक नहीं, जहां पे एक से ज्यादा मालिक हो उसको क्या कहते हैं? ज्वाइंट वेंचर्स। एक से ज्यादा मालिक तो सब्सिडियरी के केस में भी होता है, एक से ज्यादा मालिक एसोसिएट्स में भी होता है। तो फिर एक से ज्यादा मालिक के लिए अलग से एस क्यों बनाना? जब मालिक एक से ज्यादा हो और बात की वर्थ सबकी बराबर हो तब उसे ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। मतलब ज्वाइंट वेंचर एक कंपनी है जहां पे जो कंट्रोल होता है सब्जेक्ट टू ज्वाइंट कंट्रोल चलता है। सब्सिडियरी में आपके पापा जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, बोलो। एसोसिएट्स में आप अपनी बात किसी के पास रख सकते हैं, मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। ज्वाइंट कंट्रोल में 3 पार्टनर हैं तो तीनों के पास बराबर अधिकार है। मेरी बात समझ आ रही है? कॉमन कंसेंसस से काम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ज्वाइंट कंट्रोल। उसके बाद आ जाते हैं इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट और डेप्रीशिएशन ये 2 ऐसे शब्द हैं जो लोग ठीक से नहीं समझ पाते। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है ह्रास। क्या होता है? ह्रास। और इंपेयरमेंट का मतलब होता है शक्ति क्षय, गिरावट। कोई 90 साल का इंसान है, कितनी एज है उसकी? 90। आप उनके घर पहुंचे, वो खांस रहे थे, तो आपने उनसे ये नहीं पूछा, आपने सिर्फ ये पूछा सब ठीक है? वो खांस रहे हैं, आपको दिख रहा है, तब भी वो आप क्या पूछ रहे हैं? सब ठीक है? वो कहते हैं हां बेटा सब ठीक है, बस थोड़ी सी खांसी। राइट? आप दूसरे जगह जाते हैं, वहां पे कोई 20 साल का है, वो खांस रहा है, क्या हो गया तुम्हें? बोलो। वहां ये नहीं पूछते सब ठीक है, क्या हो गया तुम्हें? फिर वो कहते हैं अरे वायरल हो गया है। क्यों? ऐसे आपके क्वेश्चन पूछने में और रिस्पॉन्स में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आपके दिमाग में एक मानक है कि अगर इंसान बूढ़ा है तो उसका शरीर कमजोर हो गया है, जो हो रहा है वो यूजुअल है। लेकिन जबाने इसको कुछ हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं इंपेयरमेंट। जो उनको हो रहा है वो डेप्रीशिएशन है, ओवर द पीरियड ग्रेजुअली हुआ है, लेकिन जो उसको हो रहा है वो क्या है? इंपेयरमेंट है। इंपेयरमेंट का मतलब होता है बिना किसी वजह वैल्यू में गिरावट। जैसे अभी बाढ़ की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग डैमेज हुई है, ये क्या है? इंपेयरमेंट है, डेप्रीशिएशन नहीं है। यूज की वजह से नहीं हुआ, बाढ़ की वजह से हुआ, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? इंपेयरमेंट। गिरावट हो गई, शक्ति में क्या हो गया? क्षय हो गया। इसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। आपने किसी को कोई गुड्स बेच दिया और आपने वारंटी दी है, तो बताओ कल को खराब होगा तो रिपेयर के लिए आ जाएगा? रिपेयर के लिए आएगा तो आपको रिपेयर करा के देना पड़ेगा, हाँ या ना? रिपेयर करवाएंगे तो उस पर खर्चा आएगा, हाँ या ना? खर्चे को एडवांस में रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, इसलिए प्रोविजन की फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोविजन कैसे फोरकास्ट होगा? एज 29 बताएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कुछ चीजें हमारे आसपास घूम रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में परेशानी होगी, अभी तो नहीं है, ऐसी लायबिलिटी को कंटिंजेंट कहते हैं। जैसे आपके ऊपर किसी ने केस डाल दिया, कंपनियों पे हर दिन 2-4 केस होते ही रहते हैं, और कंपनी का जो लीगल काउंसिल है वो कोर्ट में खड़ा ही रहता है। वो एक डिपार्टमेंट ही बना के रखते हैं, लीगल डिपार्टमेंट। कोई भी दिक्कत आए जाके देखना, उनको केस वेस से डर नहीं होता, क्योंकि हर दिन 4 केस होते रहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ केसेज को सक्सेसफुली रिस्ट्रेन कर देते हैं, कई जगह फंस भी जाते हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, श्री श्री रविशंकर का नाम आपने कभी सुना हो खैर। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था यहीं पे यमुना में, तो उनके प्रोग्राम के बाद यहीं बहुत सारा कचरा आ गया, किसी ने जाके एनजीटी में केस डाल दिया, एनजीटी ने उनके ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी लगा दी।
मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। वहां पे लायबिलिटी कंटिंजेंट हो सकती है। कंटिंजेंट का क्या मतलब होता है? कंटिंजेंट का क्या मतलब? नहीं, आपको जो भी चीजें बोलनी है वो प्रॉपर लैंग्वेज में बोलनी पड़ेगी, क्योंकि बोलने की आदत रखेंगे तभी लिखने में वो कन्वर्ट होगा। कंटिंजेंट का मतलब होता है द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस इज लेस देन नॉट। और अगर मैं उसको साइंटिफिक टर्म में बताऊं तो 5% तक जो होता है, 5% तक, उसको क्या बोलते हैं? रिमोट। क्या बोलते हैं? रिमोट। रिमोट का मतलब होता है जो दिखे नहीं, धुंधला धुंधला हो, उसको क्या कहते हैं? रिमोट। जैसे बहुत दूर कोई एरिया होता है तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं? रिमोट एरियाज वर्ड यूज करते हैं। बहुत रिमोट में रहता है, मतलब वो चीजें जो आसानी से विजिबल नहीं। मेरी बात समझ आई? 5% से लेकर के और 50% से कम तक जो होता है उसको कंटिंजेंट कहते हैं। स्टैंडर्ड में डेफिनेशन है व्हेन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ व्हिच डिपेंड्स अपॉन वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स व्हिच इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी, द इवेंट इज कॉल्ड कंटिंजेंट इवेंट। जिसके होने या नहीं होने के आसार एक या एक से ऐसे ज्यादा इवेंट पे डिपेंडेंट हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट। तो उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड बनाया कि उसको कैसे दिखाना है। 50-50 हो जाते हैं तो उसको टाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाई। प्रोबेबिलिटी में आपने हो सकता है कभी पढ़ा हो टाई इवेंट्स। 50 से ज्यादा हो जाए, 100 से कम रहे तो हम उसको प्रोविजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। और 100% हो जाए तो हम एक्चुअल बोलते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट्स को डिफाइन किया AS 29 में। AS 1 से लेकर के AS 29 तक के बनने की यह कहानी 21 अप्रैल 1977 को हुई थी शुरू, और 2003 में आके स्टॉप हो गई। आप बोलेंगे तब से क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाले सैलरी ले रहे हैं? बस कर कुछ नहीं रहे। 2006 में 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 एंड 32। ये तीनों ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड्स थे। इनका रिकमेंडेटरी एप्लीकेशन था 1 अप्रैल 2009 से। कब से? 1 अप्रैल 2009 से। लेकिन 2003 में एक इवेंट हुआ था। G20 समिट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडिया में लगाने के लिए सिग्नेचर कर दिया था। समझ आ रही बात? इसलिए 2011 से इंडिया में ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने थे, जिसको IFRS कहते हैं। उसके इंप्लीमेंटेशन पे बहुत सारे काम हुए, लेकिन गवर्नमेंट तब तक कंक्लूड नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे कानून बदलने थे इंडिया में। किसी आप ऐसे स्टैंडर्ड्स को लाओगे जो फिलहाल फोर्स में नहीं है, आपके कानून में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ सालों के लिए इसे रोकना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? उस समय सारा का सारा बोर्ड ग्लोबल कन्वर्जेंस में लगा हुआ था। जो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू भी किए गए थे वो बड़े थे, बाद में उसको रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। रिपील का क्या मतलब होता है? खत्म कर देना। 2011-12 में और 2012-13 में बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट हुए। उन दोनों सालों की कहानी मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि मैं 11-12 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मेंबर था और 12-13 में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मेंबर था। वहां पे बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे इवेंट्स रिसर्च हुए। फिर जाके कंपनीज एक्ट 2013 आया। क्या आया? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 को नए चीजों के हिसाब से रीफर्निश किया गया, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नोटिफाई होते हैं वो कंपनीज एक्ट के अंदर होते हैं, लगते भी प्राइमरीली कंपनीज पे हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो सबसे पहले जरूरी थी कि कंपनीज एक्ट के रिवीजन हो जाएं। कंपनीज एक्ट नया आ गया, सरकार बदल गई। जब सरकार बदली तो नई सरकार को बहुत जल्दी थी
क्योंकि बड़े बड़े वादे करके आ गए थे। मेरी बात समझ आ रही? हर जगह मोदी सरकार के बोर्ड लगे हुए थे। लोगों को लग रहा था कि कुछ एक साल में इंडिया तो स्वर्ग बन ही जाएगा। आप जिस कमिटमेंट से आए उसके लिए पैसे चाहिए। भाषणों से तो कुछ होता नहीं है। चाहिए क्या? पैसे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स पैसे लगाने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा आपके अकाउंट तो हमें समझ ही नहीं आते, क्योंकि आप तो अपना अकाउंट उसी घिसे पिटे एस के हिसाब से बना रहे हो। क्योंकि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं ये बड़े छोटे हैं, देसी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए, और बनाने के बाद उसमें रिवीजन्स नहीं हुए। मेरी बात समझ आई? उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि अर्जेंट नीड है कि इन डेज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। 2014-15 में सी इंस्टीट्यूट के अंदर सेटअप हुआ एक फिर से बोर्ड, इंडेस एंड IFRS बोर्ड। कौन सा बोर्ड सेटअप हुआ? इंडेस एंड IFRS बोर्ड। उसमें भी मुझे कोऑप्टेड मेंबर बनने का मौका मिल गया 2014-15 में। इंडेस एंड IFRS इंप्लीमेंटेशन बोर्ड, उसने सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS को पढ़ के इंडिया के हिसाब से एडजस्ट करके क्या बनाया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बनाए? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और 16 फरवरी 2015 को, किस डेट को? 16 फरवरी 2015 को इंड एस रूल आ गए। क्या आ गए? इंड एस रूल। और इंडेस रूल के साथ इंडेस आ गए। एक बड़ी क्लास ऑफ कंपनीज पे इंडेस लगने लगे, जिसके ऊपर कैसे कैसे एप्लीकेशन होता है कोर्स का पार्ट है, आगे आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? तो अब तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अब 2 काम हो गए। कितने काम हो गए? 2। जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें टाइम टू टाइम जो भी क्लैरिफिकेशन रिवीजन की जरूरत है वो करना, और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनको इन लाइन विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कन्वर्ज करके भारत सरकार को देके उसको नोटिफाई करवाना। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में ये दोनों ही काम हो रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरीके से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन का मेजर पार्ट था उस सब की कहानी मैंने आपको सुना दी। राइट? हमें कुछ चीजें लिखनी भी हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको अभी सुनाए हैं ओवर द पीरियड जो बने, ये सब आपके कोर्स के पार्ट हैं। और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाद में आए वो आपके फाइनल के कोर्स के पार्ट फ्यूचर में बनने। मुझे लगता है आपको सारी कहानी अभी तक की समझ आ गई होगी। बोलो। अब थोड़ा पॉइंट मैं और डिस्कशन करूंगा आज के क्लास में, और ज्यादा नहीं कराऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है? आपने बचपन में फ्रेज पढ़ा होगा स्कूलों में, ए ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अगर किसी की मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल हो, कौन सी मेजरमेंट? मॉनेटरी मेजरमेंट। अगर मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल हो तभी आप उसे बुक में रिकॉग्नाइज करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की मेजरमेंट बताता है। क्या बताता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। फिर बताता है रिकॉग्निशन। क्या बताता है? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन को आप समझ सकते हैं जर्नलाइज कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कैप्चरिंग ऑफ डेटा। डेटा को क्या करना? कैप्चर। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन। फिर बताएगा प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बोलो, फिर शेयर वारंट, फिर आ जाएगा हमारे पास में नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। फिर बताएगा डिस्क्लोजर्स कैसे करेंगे। डिस्क्लोजर्स का मतलब होता है बताना, कैसे कैसे हम उसको बताएंगे। ये सारे पॉइंट्स कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो मैंने अलग अलग स्टैंडर्ड्स के नाम आपको सुनाए हैं, ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स अलग अलग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के जो अलग अलग फेजेज हैं उसकी क्या बताता है? अकाउंटिंग। मेरी बात समझ आ गई?
तो आज के सेशन में मैंने सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश की है कि आपके कोर्स का पर्सपेक्ट क्या है। मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कोर्स का पर्सपेक्ट समझाया है। 2-3 चीजें दिमाग में डाल लो ताकि आगे पढ़ने में हमें आसानी मिले, मदद मिले। अपने दिमाग के पर्सपेक्ट्स को बढ़ाओ, दिमाग को बड़ा करो, क्योंकि आपका दिमाग जितना बड़ा रहेगा उतने ही इनपुट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। मतलब दिमाग बड़ा होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका दिमाग बड़ा नहीं। दिमाग तो इंसान का ऐसा है जिसमें ब्रह्मांड में जितने पिंड हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उतने ही लोगों के दिमाग में नसें हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो आपका दिमाग तो ब्रह्मांड के सारे ऑब्जेक्ट की स्टडी कर सकता है, लेकिन आपने उसको कन्फाइन कितना कर रखा है, कितना लिमिट कर रखा है। तो आपको अपने दिमाग को बढ़ाना है, बड़ा करना है, बड़ी सोच बढ़ानी। जब बड़ी सोच आप करेंगे तभी बड़ा चीज आपके दिमाग में एडजस्ट होगा, क्योंकि ये टेक्निकल डेबिट क्रेडिट की अकाउंटिंग नहीं है, ये अकाउंटिंग के लिटरेचर्स हैं। और लिटरेचर्स जितनी भी वर्किंग्स होती हैं उसका एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है। तो उसको आपको अपने दिमाग में क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो दिमाग को थोड़ा बड़ा करके आना है अगले दिन से। मेरी बात समझ आ रही है? और यह सोच के आपको पढ़ना है कि हम एक छोटी कंपनी के ऑडिटर हैं। और छोटी कंपनी के मतलब सरकार के हिसाब से जिस कंपनी की नेटवर्थ, टर्नओवर नहीं कह रहा हूं, सेल्स नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, वो छोटी कंपनी। तो आप ये मान के चलिए कि आप ऑडिटर हैं उन कंपनी के जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। 250 करोड़ आपको अगर छोटा दिखे तो वो छोटा ही है। 250 करोड़ की नेटवर्थ अगर है उसकी, उससे कम है, तो उसके ऊपर एस लगते हैं। और 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर क्या लगते हैं, इंडेस। और जितनी लिस्टेड कंपनी है या लिस्टिंग के प्रोसेस में, उनके ऊपर इंडेस लगते हैं। तो कोई भी अनलिस्टेड एंटिटी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, उसके ऊपर एस ही लगते हैं। और एस की आपको मास्टरी यहीं पे लेनी है। इसलिए आपको यह मान के चलना है कि आप छोटी कंपनियों के ऑडिटर हैं। आपको उसी एंगल से पढ़ाई करनी। क्या आपको यह बात समझ आ गई? अब जाते जाते 2 इंस्ट्रक्शन और हैं। रजिस्टर 2 रखेंगे। कितने लेके आएंगे? 2। एक रखेंगे कॉन्सेप्ट्स को लिखने के लिए और दूसरा रखेंगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही? कॉन्सेप्ट्स बारे रजिस्टर अलग रखेंगे, क्वेश्चन बारे रजिस्टर अलग रखेंगे। उससे आपको एग्जाम में फ्यूचर में बहुत मदद मिलेगी और इस चीज को फॉलो करेंगे। राइट? बहुत बहुत धन्यवाद।